नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी से मिलने पहुंचे दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री योगी से की भेंट। कार्यकाल बढ़ाने के बाद शिष्टाचार मुलाकात हुई है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। सीएम योगी से मिलने पहुंचे दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। कार्यकाल बढ़ाने के बाद शिष्टाचार मुलाकात की गई है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंदौली से आपको बताने जा, चंदौली आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अपनी भाभी की 13वीं में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी रहेंगे मौजूद। तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। बीजेपी अध्यक्ष डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। ये बड़ी और अहम जानकारी चंदौली से। चंदौली आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अपनी भाभी की 13वीं में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी इस दौरान शिरकत करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो जिला प्रशासन सभी तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंदौली आएंगे। अपनी भाभी की 13वीं में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरूप हमारे साथ जुड़ गए। अरूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज रक्षा मंत्री चंदौली आएंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चंदौली दौरा है। उनकी जो भाभी नयनतारा की निधन के बाद आज 13वीं संस्कार है। निश्चित रूप से वहां पर करीब 5 घंटा वहां पर रुकने वाले हैं। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। प्रोटोकॉल 5 घंटे का करीब जारी हुआ था। वहां पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी वहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचेंगे और मुलाकात भी करेंगे। 13वीं संस्कार में भी शामिल होंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से नयनतारा की डेथ के बाद एक उनके परिवार में एक जो गम का माहौल था, वो वाकई बहुत ही देखने वाला था, क्योंकि उसमें भी राजनाथ सिंह पहुंचे थे। आज 13वीं संस्कार है, तो वहां पर जिला प्रशासन ने पहले से जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहां पर राजनाथ सिंह के पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचेंगे और सबसे वहीं से केंद्रीय जो मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। करीब ये 5 घंटे आसपास अपने पैतृक गांव भमौरा में वहां पर रहेंगे। वहां पे ग्रामीणों ने भी वहां पर, चूंकि वहां पहले से उनका पैतृक गांव है, निश्चित रूप से वहां पर जो ग्रामीण हैं वो भी कहीं न कहीं मुलाकात करेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री बनने के बाद भमौरा पहली बार जा रहे हैं और इसी वजह से वहां के लोग भी उनसे रूबरू हो सकेंगे। वहां के उनके जो साथी हैं वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें तमाम नेताओं के साथ साथ आसपास के क्षेत्रीय लोग भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल अनूप। और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए चंदौली से। धर्मेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंदौली पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की सुरक्षा के लिहाज में वहां पर तैयारियां की गई हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि चंदौली में होने वाला है और आज राजनाथ अपने भाभी के नयनतारा जी के 13वीं में अपने पैतृक गांव में जहां वो करीब 4.5 घंटा का समय देंगे। मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह 11:20 पर चकिया के सोनहुल में बने सीआरपीएफ कैंप में हेलीपैड पे उतरेंगे और वहां से निजी साधन द्वारा अपने पैतृक गांव भमौरा जाएंगे। जी, हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री के साथ साथ कई और मंत्री और वीवीआईपी का दौरा चंदौली में हो सकता है, जिसके लिए शासन प्रशासन ने कमर कस ली है और चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टुकड़ियां को मजबूत किया है। साथ ही ड्रोन कैमरा से भी प्रशासन निगरानी कर रहा है कि किसी तरह की कोई असुविधा न हो। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, 13वीं संस्कार के बाद आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी, फिर से एक बार। धर्मेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 13वीं संस्कार में शामिल होने के बाद आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्या वो वापस दिल्ली लौटेंगे? आगे उनका और अन्य कार्यक्रम भी कोई वहां पर है? मैं आपको बता दूं कि 11:20 वो चकिया आएंगे और यहाँ पे 4.5 घंटा का अपना समय देंगे और उनका एक पैतृक गांव है और रक्षा मंत्री बनने के बाद उनका एक पहला अपने पैतृक गांव दौरा है, जिसको लेकर
चंदौली वासी भी काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उनसे मिल भी सकेंगे। और उसके बाद वो 4:20 पर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी के लिए जाएंगे और वहां से दिल्ली रवाना होंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके साथ आगे जुड़ेंगे। और रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर लखनऊ से। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। तो लखनऊ में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। तो मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिन तक लखनऊ और लखनऊ के आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। और ऐसे में जहां मौसम विज्ञान विभाग ने भी अब अलर्ट जारी किया है, तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। मौसम विज्ञान विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 से 3 दिन लखनऊ में घना कोहरा छाया रहेगा। वही अनूप हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहने की आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिली और खासतौर पर किस तरह की तस्वीरें इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन तक घना कोहरा, शीतलहर, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हालांकि लखनऊ की अगर बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस के नीचे पारा आ चुका है। निश्चित रूप से कड़ाके की ठंड है। जो शेल्टर होम है उनकी व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं और पुलिस ने एक निगरानी के लिए जो प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई खुले आसमान के नीचे सोएगा तो उसको शेल्टर होम पहुंचाया जाएगा। नगर निगम की कई टीमें लगी हैं, कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुए हैं। निश्चित रूप से इस कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम शेल्टर होम के साथ साथ अलाव की व्यवस्था कराई गई है, क्योंकि नया साल भी शुरुआत होने वाला है। इसके मद्देनजर तमाम जो लोग हैं लखनऊ से हजरतगंज के गंजिंग के लिए निकलते हैं तो एक जोश के साथ में भी रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ठंड को लेकर बचने के लेकर तमाम इंतजाम सरकार ने किए गए हैं। अब ये 3 दिन हालांकि कोहरा जब ज्यादा पड़ता है तो तमाम दिक्कतें भी आती हैं, खासकर बुजुर्गों को लेकर, उनकी या फिर सांस के जो मरीज हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। या फिर बात करें बच्चों की, वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें स्पोर्ट मतलब जो वाहन है वो कहीं उनकी गति है वो थम जाती है। तमाम जो ट्रेनें हैं वो लेट हो जाया करती थी, रोडवेज बसें हैं वो लेट हो जाती हैं, उड़ानें वो लेट हो कभी कैंसिल हो जाती तो कभी उड़ नहीं पाती हैं। तमाम इस तरीके से समस्याएं आती हैं। यानी 3 दिन तक अगले जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो काफी कोहरा भरा रहेगा, शीतलहर रहेगी और कड़ाके की ठंड पूरे उत्तर भारत में पड़ने वाली है। जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे यातायात विभाग किस तरह से तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं घने कोहरे में जो सड़क हादसे हैं उनके भी होने की आशंका बढ़ जाती है, और ऐसे में यातायात विभाग किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, यातायात की तरफ से पहले से जागरूक किया गया है कि घने कोहरे में अगर कोई वाहन लेके जाता है तो अपनी लाइट जला के वहां पर निकले, क्योंकि उसी घने कोहरे में निकलने का सबसे जो आसान वो होता है कि गति धीमी रहे, ज्यादा तेज वाहन न चलाएं और लाइट जलाकर ही आगे जब बढ़ते हैं तो आगे की आने वाला जो वाहन होता है उसको पता लग जाता है कि आगे कोई वाहन आ रहा है या लाइट जल रही है। तो इस सब तरीके से कोहरे से हालांकि बचा जा सकता है, लेकिन अभी जिस तरीके से कोहरे के बाद जिस तरीके से लगातार सड़क हादसे होते हैं उसको लेकर भले ही कितनी जागरूकता यातायात विभाग दे या खुद जो सामाजिक संगठन है वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो एक्सीडेंट होते जा रहे हैं और उस पर तमाम जो जिलों से भी खबरें आती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो अगले 3 दिन हैं वो मुश्किल के हैं, घने कोहरे के हैं, शीतलहर के हैं। अपने आप को सभी लोगों को बचाव करना है और इस कोहरे से यातायात को लेकर कहीं ना कहीं सुगम बनाने के लिए धैर्य करना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार एक्सीडेंट की जो खबरें आती उस पर कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ यातायात पुलिस को भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे में जो तेज गति वाले वाहन हैं उनको रोके, उनको रोक करके या तो उनको समझाए या पेनल्टी भी रखे कि ताकि सड़क हादसे कम हो और लगातार जिस तरीके सड़क हादसे हो रहे हैं उसमें भी कमी आ सके।
जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी दाखिल करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है और साथ ही आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने का अनुरोध भी किया है। इस बीच यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि हमारी सरकार ने पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है, जो आपके निकाय चुनाव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी साफ दिखाई पड़ेगा। जनता टीवी के संवाददाता केशव पांचाल ने मंत्री संजय निषाद से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, ये भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का सबको इंतजार था। उसके बाद एक पिटीशन हाईकोर्ट में डली, जिसके बाद सुनवाई के बाद अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन सब पर बात करने के लिए निषाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे समीकरण को? मैं तो बधाई दूंगा माननीय सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने देश के जो 52% आबादी पिछड़ों की अति पिछड़े उसमें 37% है, उनके हक हिस्से के लिए साथ खड़े रहे और तुरंत उन्होंने जो भी उसमें कमियां रही हाई कोर्ट के उस फैसले के आगे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर किया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिना पिछड़ों के आरक्षण के हम कोई चुनाव नहीं कराने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरी सरकार पिछड़ों के साथ है। पिछली सरकारों की कमियों के चलते ये आज कोर्ट को अवसर मिला। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आरक्षण के में विसंगति है। आखिर अनुसूचित जात का आरक्षण क्यों नहीं कैंसिल हुआ, पिछड़े का क्यों कैंसिल हुआ? इसके मतलब पिछड़े के नाम पर कुछ लोग काली राजनीति करते रहे, पिछड़ों के लिए सही ढंग से संवैधानिक रूप से उनको अधिकार दिलाने में नाकामयाब रहे और जिसको लेके कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। सरकार हमारी साथ है और सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। आप उपचुनावों की बात करें, अभी हाल ही में गए हैं, उसमें 2 सीटें आप हारे, मैनपुरी और खतौली। उसके बाद आपको क्या लगता है निकाय चुनाव में किस तरह से तैयार है बीजेपी? अरे देश जीतना है, सीट की बात छोड़ दीजिए। हम लोग देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं। सबसे अधिक प्रदेश में मेरी सरकार है, पूरे देश में हमारी सरकार है। उसमें 1-2 सीटें हो जाता है, उसको लेकर हम लोग कुछ कोई मतलब नहीं है। तो इस पे कोई समीक्षा बैठक होगी या 2024 की सीधे तैयारी करेंगे? हम लोग हमेशा, हमारी जनता चुनाव लड़ती है। हमारा जो मिशन और विजन और मिशन है वो हमारा चुनाव का एजेंडा है। हमारे विजन है, हमारा जो मिशन है, विजन है कि निचले पावदान, जो नीचे रहने वाला व्यक्ति है, 70 साल से जो सताए गए अंग्रेजों मुगलों के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा, वो विकास की मुख्यधारा से जो कोसों दूर है, उसके तरफ हम ध्यान दें। उसके तरफ योजनाओं के माध्यम से हम संविधान की न्याय और सुरक्षा और उसको विकास दें। ये मेरा विजन है और मिशन है कि जब तक हम कामयाब न हो हम कुछ नहीं, हम लोगों के लिए पब्लिक गार्जियन के रूप में हम लोग, हमारी सरकार काम करे। हम लोग हमेशा चुनाव लड़ने के लिए संगठन चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए पदाधिकारी चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास कोई मुद्दे चाहिए। तो ऑलरेडी पिछली सरकारों ने इतने मुद्दे छोड़ गए हैं कि जिन्होंने कि जिससे कि हम लोग उसके सहारे जनता पिछली सरकारों के भेदभाव से नाराज होकर हमारे साथ, और हम लोग बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को सबके दरवाजे पहुंचा रहे हैं। एक आखिरी बात, आज सुबह एक खबर आई, पूरा देश शोक में लहर में डूब गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ। आप किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? मैं तो ईश्वर और भगवान राम और निषाद राज से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को चरणों में जगह दे और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो इस देश के शीर्ष नेतृत्व करता है, उनको हमारी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे देश के वासियों की तरफ से उन्हें हम खड़े हैं, हम लोग उनके संबल दें। मैं तो ऐसी माँ को नमन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा लाल दिया, एक आदर्श दिया कि अभावग्रस्त जीवन में रहने के बावजूद भी अपना एक, कहते हैं जेनेटिकल जीन्स जो होता है, अनुवांशिक गुण आते हैं, कि उन्होंने अपने बच्चे को इस तरह से पाला, जो माँ प्रथम शिक्षिका होती है, इस तरीके से पाला कि आज पूरे देश के राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इस तरीके के उनकी माँ को श्रद्धांजलि पूरा देश नमन कर रहा है और मैं ऐसी माँ को, हर आदमी को ऐसी माँ मिले और इस देश में उनके आदर्श को, उनके जो उठाए गए कदम रहे, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है और जो उन्होंने करके दिखाया है, ऐसे में सबको उसको आदर्श और प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, जिनका साफ तौर से कहना था कि 2024 की तैयारियां पूरी हैं और उपचुनावों में जो चीज़ें हुई उनकी समीक्षा कर उन पर जांच कमेटी बैठे या ना बैठे, मगर हाँ,
आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होना तय है। कैमरा पर्सन राजा के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में निकाय, उत्तराखंड में हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड की पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अभी कुछ ही दिन पहले एक धरना दिया, उसका आउटपुट क्या कुछ निकला, और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपने हाल ही में धरना दिया, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, आपको लगता है ऐसा? निश्चित तौर पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। बेटी का मामला है, बेटी ने उत्तराखंड के स्वाभिमान की, अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसकी हत्या का कारण ये था कि कुछ लोग जो है उस रिजॉर्ट के माध्यम से उत्तराखंड की धरती को नारी देह शोषण के लिए उपयोग करना चाहते थे। उसने इनकार कर दिया, इसलिए उसकी हत्या हो गई। और इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। हम इतनी तुच्छता नहीं करते कि बेटी के नाम से हम कोई राजनीति की बात करें, उसके अस्मिता के सवाल पर राजनीति की बात करें। और कल बल्कि मैंने भाजपा के एक बड़े नेता हैं अनिल बलूनी जी, हमारे सांसद हैं, उनसे भी चर्चा की इस विषय में, और लोगों से भी हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बातचीत हुई है, वो भी उतने ही चिंतित है। अब वो किस तरीके से जो VIP है उसका नाम कैसे आ गया है, क्योंकि अंकिता ने स्वयं अपने बयान में, जिसके उसने कहा कल एक VIP यहाँ आने वाला है जिसको विशेष सर्विस देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और मैंने इनकार कर दिया है क्योंकि इस रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गलत होता है यहाँ। तो ये वो बयान ही अपने आप में ये बताता है कि कोई न कोई VIP है। अब उसको राज्य सरकार का दायित्व है कि उसको खोज करके लाए सामने, उस अपराधी को, उत्तराखंड के अपराधी को, मानवता के अपराधी को, बेटियों के अपराधी को सामने लाएं। सर, आपने जब धरने का ऐलान करा और कहा कि ये सर्वदलीय धरना है, और उसमें सत्ता की तरफ से ये कहा गया कि इनके खुद के लोग उस धरने में मौजूद नहीं। वो हमारे सर गिनते रहे, हमारे बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे सर आए, बहुत सारे सर नहीं आ पाए। विपक्ष के लोग आए, विपक्ष के लोग भी आए, सामाजिक कार्यकर्तागण भी आए, राह चलते माँ बाप जो चिंतित थे, हजारों लोगों ने, चाहे किसी ने 2 मिनट के उपस्थिति दर्शाई हो, किसी ने 5 की दर्शाई हो, किसी ने 5 घंटे की दर्शाई हो, किसी ने पूरे धरने भर रहे हों, लेकिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। बेटी के सवाल पर कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और भाजपा हमारे सर क्यों नहीं है, वो अंकिता के बलिदान को देखें ना, उसको देखें, और उसके साथ उस बलिदान का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। VIP जिसको कहा है अंकिता ने, ये भाजपा को तय करना है। वो बजाय हमसे सवाल करने के, वो जो सवाल उनसे सारा उत्तराखंड जानना चाह रहा है उसका जवाब दें। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आपको लगता है कि सरकार के जो दायित्व है वो पूरी तरह से नहीं निर्वहन किया जा रहा? मैं अभी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री भी, उनकी भी बेटी है, उनकी भी बहन है, वो भी उतना ही अंकिता से लगाव रखते हैं जितना हरीश रावत रखता है, और उनका दायित्व है। क्या कठिनाइयाँ हैं ये वो देखें, मगर उनके पास शासन है तो वो रास्ता निकाले, ये हमारी अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी की मां का निधन हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से उनका शोक व्यक्त करेंगे? देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई मोदी जी की माता हीराबेन जी के निधन से सारा देश स्तब्ध है, सारा देश शोकमग्न है। हमारी पार्टी भी, मेरा परिवार भी, मैं भी, सब शोकमग्न हैं। और हम इस अति दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के साथ हैं। हम सबकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। भगवान दिवंगत माता जी को अपने चरणों में स्थान दे, और हम उस दिवंगत आत्मा को प्रणाम करते हैं जिसने एक कर्मवीर प्रधानमंत्री हमारे देश को दिया है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि अंकिता भंडारी पर हो रही सियासत खत्म होनी चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर भी हरीश रावत ने शोक जताया है। कैमरा पर्सन राजा के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।
तो आपने सुना जहां जनता टीवी से खास बातचीत में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच को लेकर के भी जहां वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो, तो वहीं उन्होंने जनता टीवी के संवाददाता केशव पांचाल से भी खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, मैक्स अस्पताल पहुंचे अनुपम खेर और अनिल कपूर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत का जाना हाल। बीते रोज सड़क दुर्घटना में हुए थे घायल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अब ऋषभ पंत खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो ये लगातार उनका हालचाल जानने के लिए नेता अभिनेता भी मैक्स अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक में और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ है, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल बस जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है उनकी? ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर हैं। अब मम्मी से बात हुई, मेरे घर से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको, बहुत हंसाया। हाँ बहुत हंसाया। सर आपसे मिलकर उनको कैसा लग रहा था? मतलब आप लोग सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली खून तो फट जाता है, लेकिन हम तो मेडिकली फैंस, मैं फैन हूँ बहुत बड़ा, अनुपम जी भी फैन है बहुत। हमने कहा जी जाना चाहिए हमको, हम ऐसे ही नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट हमने, तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे, तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना ज़रूरी होता है कि ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं ये मैं चाहूँगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज ऑन द ग्राउंड एंड वी सी हिम प्लेइंग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, ऋषभ पंत मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, किस तरह उनकी स्थिति बताई जा रही है? बिल्कुल, कल सुबह 10 बजे के करीब ऋषभ पंत को रुड़की से देहरादून के मैक्स अस्पताल रेफर किया गया था और तभी से उनका ट्रीटमेंट लगातार जारी है। और सुबह ही 11 बजे के करीब जब पहला हेल्थ बुलेटिन मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से जारी किया गया था, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अंडर ऑब्जर्वेशन जरूर है ऋषभ पंत, लेकिन खतरे से बाहर हैं और पूरा जो उनका ट्रीटमेंट है वो लगातार जारी है। फर्स्ट एड उनको रुड़की में दिया गया था, तो उसके बाद से लगातार मैक्स अस्पताल के तमाम जो हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं और पूरी तरह से वो खतरे से बाहर है, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन वो रहेंगे। तो कल सुबह 10 बजे के बाद से ही लगातार ऋषभ पंत से मिलने वालों का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है और परिजन उनके लगातार मौजूद है। हालांकि ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं करने दी जा रही है। मैक्स अस्पताल का अपना स्टाफ जो है वो लगातार निगरानी कर रहा है ऋषभ पंत की। इसी में लगातार जो उत्तराखंड की बड़ी शख्सियत हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं, तो अन्य लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं या मीडिया के माध्यम से या परिजनों के माध्यम से वो जानकारी जुटाने का काम कर रहे हैं कि ऋषभ पंत की हालत अब कैसी है। हालांकि जिस तरह की दुर्घटना हुई है वो सबने देखी है, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं उसके अनुसार आप सभी ने देखा, हमने देखा है कि कितनी तेजी से ये पूरी दुर्घटना हुई थी और किस तरह से ऋषभ पंत बचकर बाहर निकले हैं। तो तमाम लोगों को इससे काफी धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन अब जब चिकित्सक बता रहे हैं कि वो खतरे से बाहर हैं तो लोगों को उम्मीद जती है कि जल्द ही ऋषभ पंत दोबारा से मैदान में नजर आएंगे। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और जिस तरह से ऋषभ पंत की जो स्थिति है वो अब स्थिर बताई जा रही है, वहीं मैक्स अस्पताल में लगातार नेता और अभिनेता उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो कल सड़क दुर्घटना में वो घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी, मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जताई संभावना अगले 2 दिन में बढ़ सकती है शीतलहर। कई इलाकों में तापमान 0 के करीब पहुंच चुका है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। तो अगले 2 दिन में बढ़ सकती है शीतलहर। कई इलाकों में तापमान 0 के करीब पहुंच चुका है। लगातार ठंड का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी
कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में अब मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है अगले 2 दिन में शीतलहर बढ़ सकती है। तो कई इलाकों में तापमान 0 के करीब पहुंच चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है, ऐसे में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में शीतलहर और बढ़ने की संभावना भी जताई है। तो कई इलाकों में तापमान 0 के करीब पहुंच चुका है। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मौसम विभाग भी जो है अब वो शीतलहर की बढ़ने की संभावना जता रहा है। कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? बिल्कुल, अगर मौसम केंद्र देहरादून की बात, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं 3000 मीटर से ऊपर की जितने भी हाइटेड एरियाज हैं वहीं पर बर्फबारी और बरसात को लेकर अलर्ट किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले देहरादून के मसूरी चक्रोता क्षेत्र में हल्की बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन पहाड़ी जनपदों में मौसम ज्यादा खुशगवार बना हुआ है। बर्फबारी और बारिश का अलर्ट वहां पर है। हालांकि अभी तक किसी भी बड़ी बर्फबारी की सूचना कहीं से भी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह का मौसम केंद्र देहरादून ने अलर्ट जारी किया है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में शीतलहर की बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। उम्मीद है कि नए साल का स्वागत यहां पर बर्फबारी और बरसात के साथ हो सकता है, तो यहां पर आने वाले पर्यटकों को भी काफी एंजॉय करने का मौका उत्तराखंड में मिल सकता है। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं लगातार जिस तरह से आपने जाना कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी और ऐसे में मौसम विभाग ने भी जो है अलर्ट जारी किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।